to all students. I am here to teach you child development and pedagogy for all teaching exams, okay, like CTET, MTET, UPTET, DSSB, KVS, and all other teaching exams, okay. So now we'll discuss about child development and pedagogy, okay. सो बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इस एग्जाम्स को देते हैं, सीटेट, यूपीटेट, हाँ, DSSB भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे एक कारण ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। विच इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया होगा, या अगर आपने बीएड किया होगा, कोई भी टीचिंग कोर्स किया होगा, जेबीटी किया, बीएड किया है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन किया, जो भी किया, उसमें आपने देखा होगा कि आपने पूरी चीजें पढ़ी है। 2 साल आपने सिर्फ टीचिंग ही की, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, आपने ये सब पढ़ा है। लेकिन आप जब सीटेट या किसी यूपीटेट, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, ओके। सो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ताकि आप उसको क्रैक कर सको। एक स्मार्ट वर्किंग करने की जरूरत होती है। आपको ये पता करना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि किस पार्ट में से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, और किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ना सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जैसे दो टॉपिक डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। 50 to 100 या 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन आए होंगे ऑल टीचिंग एग्जाम्स में, हम उसको एक जगह कंसोलिडेट करके आपको वो सॉल्व करवाया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जैसे कि सबका ना नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग जैसे सीटेट के अगर बारे में बात करें तो सीटेट में क्या होता है, ज्यादा से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और यूपीटेट के बारे में बात करें तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ सिलेबस तो वही होता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना उसका पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीटेट की बात करें तो उसमें जब पियाजे की थ्योरीज पूछी जाती है तो वो बेसिकली कंसेप्चुअल होती है कि अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी जो उसकी सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बच्चा उस स्टेज में क्या क्या करता है, ठीक है। तो वो 4 ऑप्शन देते हैं, आपको टिक लगाना पड़ता है कि उस स्टेज में बच्चा क्या करता है, ठीक है। उसी तरीके से यूपीटेट में क्या होता है, यूपीटेट में सीधा आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज उसकी सेकंड स्टेज का नाम क्या है, ठीक है। तो वो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्या भी है जो आप टिक लगाओगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। तो बेसिकली क्या होता है कि सिलेबस तो वही होता है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बेसिकली अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो चाहे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाए आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे यूपीटेट या DSSB में आपको देखा होगा कि ना DSSB और यूपीटेट में ना क्वेश्चन बेसिकली कैसे होते हैं कि ना कुछ ना टॉपिक जो सीटेट में नहीं पूछे जाते यूपीटेट में और DSSB में पूछे जाते हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पूछ ली जाती है वहाँ पे, ठीक है, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी पूछी जाती है, माइंड के सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो वहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें हम उन सारे टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी होती क्या है? देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टीचिंग होता क्या है। देखिए, टीचिंग बेसिकली क्या होता है कि आप टीचर और स्टूडेंट, द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर इज कॉल्ड टीचिंग। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ टीचिंग, वो टीचिंग है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि पेडागोजी होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय पेडागोजी। देखो, पेडा क्या होता है? पेडा होता है चाइल्ड, ठीक है, एंड गोजी मीन्स होता है हाउ टू टीच द चाइल्ड, ठीक है,
कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। गॉजी मतलब तरीका क्या है, आप वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, वो होता है पेडागॉजी, ठीक है, जिसको हम अगर केवीएस में बात करें ना तो टीचिंग मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है, जिसका मतलब वही होता है पेडागॉजी, ठीक है। DSSP में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेडागॉजी से, ठीक है। और तो आपको बेसिकली क्या करना है, पेडागॉजी होता क्या है कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप अपनी टीचिंग स्किल्स को, टीचिंग एनवायरनमेंट को और एनहेंस करने के लिए, ताकि टीचिंग जो हो वो और फ्रूटफुल हो सके, इंजॉयबल हो सके, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो सके। सो आप अपनी टीचिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन यूज वेरियस मेथड्स, यू कैन यूज विच हैव यू डिस्कस या रेड इन योर 2 year डिप्लोमा, ओके, जो आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये पेडागॉजी हो गया, ठीक है। फिर अब आपने देखा भी होगा कि जब आप सीटेट का पेपर देते हैं तो उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होता है, ठीक है, ईवीएस एंड पेडागॉजी होता है, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी होता है, या हिंदी एंड पेडागॉजी होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि जब आप ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे होंगे ना, तो आप ईवीएस एंड पेडागॉजी का मतलब होता है, जब आप ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे होंगे ना तो आप किस तरीके का मेथड्स का यूज करेंगे, आप ईवीएस बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू शुड यूज व्हाइल यू आर टीचिंग, ओके। यू कैन यूज, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो यू कैन यूज अ डाल्टन मेथड, यू कैन यूज अ प्रोजेक्ट मेथड, यू कैन यूज अ ह्यूरिस्टिक मेथड, ओके, टू एनहेंस योर टीचिंग, मतलब टीचिंग एनवायरनमेंट को एनहेंस करने के लिए और बच्चों के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को अच्छा करने के लिए, ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके, बच्चा एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, ठीक है। सो बेसिकली ये सब होता है। मैथ्स एंड पेडागॉजी क्या होता है कि आप बच्चों को जब मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आप कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज अ इंडक्टिव मेथड, यू कैन यूज अ डिडक्टिव मेथड, ओके, आगमन निगमन विधि का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से आप कोई लैंग्वेज अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आप आगमन निगमन विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो सब मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पेडागॉजी है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट आता है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हाउ टू डिलीवर द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स, तो वो आपको अगर नहीं पता तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको किस तरीके से बच्चों के सामने रखें ताकि उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो जाए, ठीक है, उसे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब पेडागॉजी ये होती है, आपको हमने बता दिया कि पेडागॉजी होती क्या है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि ये जो अब पेडागॉजी में कि अब आपको कैसे ये हेल्प करेगा, जैसे आप सीडीपी पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पढ़ेंगे, अब इसके अंदर आप जो आपने बहुत सारे देखा होगा असेसमेंट टॉपिक आता है, ठीक है, असेसमेंट टॉपिक होता है जिसे हम इवैल्यूएशन भी कह देते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन भी कह देते हैं। ये बोथ टर्म जो होती है ना, किसी किसी पेपर में असेसमेंट लिखा होता है, किसी किसी पेपर में इवैल्यूएशन लिखा होता है, ठीक है। तो अब ये इवैल्यूएशन असेसमेंट अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में पढ़ रहे हैं तो वो इवैल्यूएशन टॉपिक जो होगा, असेसमेंट टॉपिक, वो आपका हिंदी में भी यूज होगा, हिंदी एंड पेडागॉजी में, वही आपका मैथ्स एंड पेडागॉजी में भी यूज होगा, वो आपका ईवीएस एंड पेडागॉजी में भी यूज होगा, ठीक है। तो इट मींस इसमें सिर्फ सीडीपी के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, और अगर ओवरऑल पेपर में देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन कम से कम इवैल्यूएशन या असेसमेंट के ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी तरीके से अगर आप बच्चा, जब आप सीडीपी के अंदर लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो लर्निंग पढ़ेंगे तो वो लर्निंग टॉपिक जो होगा वो आप सीडीपी में तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे, अधिगम जो कि मैथ्स में भी आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैथ्स एंड पेडागॉजी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ईवीएस में भी आएगा, ठीक है, ईवीएस एंड पेडागॉजी। तो कैसे ये पेडागॉजी सभी सब्जेक्ट्स में रिलेट करती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी को अच्छे से पढ़ें ताकि आप और तो जो सब्जेक्ट्स है उनकी पेडागॉजी को भी अच्छे से हैंडल कर सके, और इसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके, ठीक है। सो फर्स्ट हम अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो असेसमेंट या जिसे हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं, किन्हीं किन्हीं पेपर में आपको इवैल्यूएशन भी लिखा हुआ मिलता है, असेसमेंट भी लिखा हुआ मिलता है। तो
तो अब ये होता क्या है, अच्छा क्यों भाई, अब कोई चीज आती है तो जब कोई रिसर्च की जाती है कि भाई कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम रिसर्च करते हैं ताकि हम उसके ड्रॉबैक्स को पता कर सके और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके, ठीक है। तो अब ये जो असेसमेंट और इवेल्यूशन आया तो वो इसका कारण क्या था, क्या वजह थी कि इसको लेकर आया गया, ठीक है। सबसे मेन वजह ये थी कि भैया आपने देखा होगा कि पहले फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टर्म होते थे, ठीक है। पहले के टाइम में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे ही होते थे, ठीक है। तो वो 4 मंथ्स की गैप में बच्चों का पेपर होता था, फर्स्ट टर्म होता था, सेकंड टर्म होता था, थर्ड टर्म होता था, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि ना टीचर जो होती थी ना वो बच्चों को पढ़ाती थी या टीचर और बच्चों का ना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता था, बच्चे पैसिव की तरह बैठे रहते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे स्कूल से लिए निकलते तो थे, स्कूल के लिए निकलते थे लेकिन बाहर से ही चले जाते थे, ठीक है। ये क्लासरूम में आते थे, क्लास बंक कर लेते थे, ठीक है। और बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता था कि बच्चे जो होते थे ना वो बार बार फेल होने की वजह से स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते थे। आपने देखा भी होगा, बहुत बच्चे 5th करते हैं 6th में स्कूल छोड़ देते थे, 9th करते हैं 10th में स्कूल छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये बच्चे जो थे कि भाई क्लास में नंबर ऑफ अटेंडेंस इतनी कम हो गई थी कि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे स्कूल आने में। तो इस वजह से ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लाया गया। क्यों लाया गया, ताकि भैया जो टीचर होती थी पहले के टाइम में क्या होता था कि जो टीचर होती थी ना उसे बच्चों के बारे में ही नहीं पता होता था कि मेरी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बेसिकली वो मेरी क्लास का स्टूडेंट है कि नहीं है, वो बाय फेस से भी नहीं जानती होती थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता था, ठीक है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कहाँ से होगी जब स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस के बारे में कैसे जानेगी और कैसे उसकी मदद करेगी, ठीक है। सो इसलिए क्या होता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी बच्चे को ना उसके फेस से जानने लगो, उसे इंपॉर्टेंस देने लगो ना, तो बच्चा ना लर्निंग करने लगता है, सीखने लगता है। लेकिन अब जब टीचर जानती ही नहीं होती थी बच्चों को तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टीचर को स्टूडेंट को कुछ चीज़ पूछनी भी होती थी तो वो बच्चा डर के मारे चीज़ पूछ ही नहीं पाता था, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही उसे ऐसा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से बच्चे जो होते थे वो स्कूल छोड़ देते थे, इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होता था बच्चों के अंदर, ठीक है। और क्या होता था, 4 महीने के बाद में एग्जाम्स होते थे ना, तो वो ना जो सिलेबस होता था ना एकदम से बच्चों को पता चलता था फर्स्ट टर्म आने वाला है वो, और देखते थे कि भाई 6 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर ना बर्डन क्रिएट हो जाता था, ठीक है। बर्डन क्रिएट होता था कि भैया हम ये कैसे करेंगे, तो वो पेपर का नाम सुनते ही स्कूल जो पेपर देने ही नहीं आते थे या फेल होते थे एट द एंड स्कूल छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये इस चीज को खत्म करने के लिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन आया कि भाई अब आप बच्चों के लिए सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म नहीं होगा, अब बच्चों के लिए FA1 भी होगा, FA2 भी होगा, SA1 भी होगा, FA3 होगा, FA4 होगा, SA2 होगा, FA5 होगा, FA6 होगा और फिर SA3 होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए जो बच्चा फर्स्ट टर्म में जब उसको 4 चैप्टर्स आते थे, 4 या 6 चैप्टर जब उसको पढ़ के आने होते थे, तो अब भाई पिछले 4 महीने में तो उसे पता ही नहीं होता था कि भैया क्या चल रहा है क्लासरूम के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एकदम से फर्स्ट टर्म आता था, बच्चों के ऊपर बर्डन क्रिएट होता था, बच्चा फेल हो जाता था, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है कि वो सीखते ही नहीं थे, टीचर को सिखाती नहीं थे, बच्चा सीखता नहीं था। जहाँ सीखना सिखाना नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या होता था, और फिर बच्चा फर्स्ट टर्म में फेल होता था, बच्चे की वीकनेस, बच्चों को किस चीज की जरूरत है, क्या उसके लिए लर्निंग इंप्रूवमेंट, जब बच्चे की नीड को जानोगे उसको किस चीज की जरूरत है, तभी तो एक टीचर इंप्रूवमेंट कर पाएगी उसके अंदर, ठीक है। पर टीचर ये को पता ही नहीं होता था बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चों को किस चीज की जरूरत है, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों फेल हो रहा है, नहीं। तो फिर क्या होता था, सेकंड टर्म आता था वो फिर फेल हो जाता था, थर्ड टर्म आता था वो फिर फेल हो जाता था, क्या। तो इससे क्या होता था, बच्चा स्कूल छोड़ देता था। लेकिन अब क्या हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 जब आया कि भाई अब ये असेसमेंट जो आया कि अगर बच्चे के कभी कम मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ में अगर बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, तो अब ये टीचर यहीं पे फाइंड आउट करेगी कि बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए हैं, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्या जरूरत है, बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करेगी। ऐसा हो सकता है ना कि टीचर जो पढ़ा रही है, जिस मेथड से पढ़ा रही है, क्या पता बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, क्या पता जो बुक्स हो वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ना हो, और क्या पता उसको घर में इस तरीके से एनवायरनमेंट ना मिलता हो, ठीक है,
कि वो पढ़ सके, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो टीचर वो रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी कि भाई क्यों बच्चा जो है क्या बोलते हैं सीख नहीं पा रहा है, क्यों बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो अब जब वो फाइंड आउट करेगी कि उसकी नीड क्या है, तो वो उसको हेल्प प्रोवाइड करेगी कि भाई अब बच्चे के अंदर अच्छा इस वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो ठीक नहीं है। तो अब टीचर क्या करेगी, अपने जो पढ़ाने के तरीके है उसमें एडजस्ट करेगी, थोड़ी और एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेगी ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो अब जब FA2 होगा तब बच्चे के पहले से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट होएगी ना जो बच्चा, तो ये क्या था कि यहाँ पे यहीं पे आके उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ क्या होता था कि बच्चे को पता ही नहीं चलता था, टीचर को पता ही नहीं चलता था बच्चे की नीड क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाती थी और एट द एंड वो बच्चा फेल ही होता रहता था। और यहाँ पे क्या हो गया फिर FA1 FA2 आने से कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट अब की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट था, इसलिए आया गया, ठीक है। अब एक और चीज याद रखिएगा, जो पहले का टाइम होता था ना उसमें ना चीजें जो होती थी ना वो सिर्फ सिलेबस टर्म आती थी, ठीक है। सिलेबस क्या होता था कि भाई सिर्फ टीचर क्या होती थी, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देती थी। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सेंटर, ठीक है। किसके ऊपर ध्यान दिया जाता था? सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। विषय केंद्रित होता था, या कह लो टीचर सेंटर्ड भी होता था, ठीक है। टीचर सेंटर्ड भी होता था, यानी कि सिर्फ क्या होता था कि सिर्फ सिलेबस के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस ये ध्यान दिया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अच्छा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई प्रमोट नहीं किया जाता था कि अगर बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक में अच्छा है तो उसकी स्किल्स को और बढ़ाया जाए, नहीं। वो ये सोचते थे कि अगर ये इसमें अच्छा है, मतलब कि अगर इससे ये क्या करेगा, मतलब कि अगर ये म्यूजिक करेगा या डांस करेगा तो इससे ये क्या करेगा, तो मतलब उनके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता था, उनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट वैल्यू रखते थे कि पढ़ेगा लिखेगा तभी कुछ बन पाएगा, ठीक है। तो वो सिलेबस इसलिए होता था। लेकिन अब ये सिलेबस को हटा के जो नई टर्म आई है, अब जो सिलेबस को हटा के जो नई टर्म आई है वो क्या है? करिकुलम। पहले सिलेबस जो होता था ना वो बहुत नैरो टर्म होती थी, तो अब करिकुलम क्या है? एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, करिकुलर तो होगा, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होगी, ठीक है। स्कोलास्टिक तो होगा, स्कोलास्टिक, साथ में को स्कोलास्टिक भी होगा, ठीक है। एजुकेशनल तो होगा, साथ में को एजुकेशनल भी होगा, ठीक है। अब इसका इन तीनों में मैंने टर्म्स अलग अलग यूज किए पर तीनों का मीनिंग सेम है। शैक्षिक तो होगा, लेकिन शैक्षिक के साथ में चलने वाली सह शैक्षिक क्रियाएं भी होगी। अगर बच्चा सब्जेक्ट पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, तो बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ध्यान देगा। बच्चा म्यूजिक बच्चा अगर वो साइंस पढ़ेगा तो बच्चा म्यूजिक में भी ध्यान देगा। इट मीन्स कि बच्चा करिकुलर सिलेबस के ऊपर तो ध्यान देगा, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है उस पर तो ध्यान देगा, साथ में को करिकुलर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है बच्चे को उसमें भी क्या करा जाएगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करा जाएगा, ठीक है। यानी उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित रहेगा, नहीं, जो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता था, इसलिए बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट हम कहते हैं, ठीक है, या हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो बच्चे का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, संपूर्ण विकास, ठीक है। जो कि पहले क्या होता था, सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते थे तो बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन अब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि अब करिकुलम आ गया है जिसके अंदर करिकुलर भी होगा और को करिकुलर एक्टिविटीज भी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में ना जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होती थी ना उसमें क्या होता था, सिर्फ हमारी एक ही मतलब कि उसकी पन्ने की रिपोर्ट कार्ड होती थी।
ठीक है। मैथ्स में इतने मार्क्स होते थे, ठीक है, बस सिर्फ होता था सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता था, रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक ही पेज की होती थी, उसके अंदर सिर्फ क्या होता था कि मैथ्स में इतने मार्क्स है, इंग्लिश में इतने मार्क्स है, हिंदी में इतने मार्क्स है, साइंस में इतने मार्क्स है, सोशल स्टडीज में इतने मार्क्स है, और रिपोर्ट कार्ड हो जाती थी खत्म। प्रिंसिपल के साइन होते थे, क्लास टीचर के साइन होते थे, पेरेंट के साइन होते थे, रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाती थी और खत्म हो जाता था। लेकिन वो क्या होती थी, सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, ठीक है, वो एक तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होती थी। लेकिन जो आजकल की रिपोर्ट कार्ड आप उठा के देखिए तो उसमें कम से कम 3 से 4 पेज के पेजेस होते हैं, उसमें ये सब होता है कि बच्चा के सब्जेक्ट तो सारे होते हैं, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी मेंशन किया जाता है कि बच्चे ने ड्यूरिंग पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म किया। बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में फर्स्ट पोजीशन लेके आया, या बच्चा कोई राइटिंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बच्चे ने म्यूजिक में क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसने क्या क्या अचीव किया, वो सब मेंशन किया जाता है। इवन ये भी मेंशन किया जाता है कि बच्चा जब क्लासरूम के अंदर आता है उसके नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, बच्चा के डेली रूटीन ऑन टाइम आता है, मतलब पंक्चुअल रहता है, क्लास में देर से तो नहीं आता, स्कूल में टाइम पे आता है कि नहीं आता, बच्चा नीट एंड क्लीन रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है, ये सारी, बच्चा क्लास में अटेंटिव रहता है कि नहीं रहता, अपना प्रोजेक्ट टाइम पे देता है कि नहीं देता, तो ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है ताकि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो यही चीज होती है कि क्या हुआ, करिकुलम, हमारे करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और चीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था, ठीक है, पहले के टाइम में, और रोट लर्निंग के ऊपर होता था, रोट लर्निंग क्या होती थी, रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टाफिकेशन क्या होता था कि भैया पहले के टाइम पे ना ज्यादा से ज्यादा फोकस रोट लर्निंग के ऊपर होता था, बच्चा सिर्फ रटता था, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती नहीं थी, टीचर पढ़ाती नहीं थी, बच्चा सीख नहीं पाता था, तो क्या करता था, वो रटने लग जाता था। अब एक बात बताइए, जब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होगा 1% वो रट भी लेगा, ठीक है, एवरेज बच्चा भी घिसपिट कर लेगा, लेकिन जो लो आईक्यू का बच्चा होगा, जिसके आईक्यू लेवल लो होगा, वो बच्चा कहाँ तक रटेगा चीजों को, ठीक है, तो उसके ऊपर तो बर्डन क्रिएट होगा, एट द एंड वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता था कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए हमारी क्लासरूम के अंदर, तो ये रोट लर्निंग शिफ्ट हो गई किसमें, लर्निंग बाय डूइंग। यानी अब बच्चा जो भी सीखेगा ना वो करके सीखेगा, यानी बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेगा, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेगा, बच्चा जो भी चीज है वो खुद करके सीखेगा, तो जब वो खुद करके सीखेगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों का बर्डन खत्म हो जाएगा, और बर्डन खत्म हो जाएगा तो क्लास क्या हो जाएगी, इंजॉयबल हो जाएगी, फ्रूटफुल हो जाएगा, और बच्चा को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझने आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये रोट लर्निंग शिफ्ट हो जाएगा किसमें, लर्निंग बाय डूइंग। और जो पहले के टाइम पे ये जो टीचर सेंटर्ड होता था ना, टीचर सेंटर्ड होता था, वो शिफ्ट हो गया किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसे, जो टीचर सेंटर्ड होता था ना, यानी जो सिलेबस होता था सब कुछ टीचर के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है, बच्चे पैसिव की तरफ बैठे रहते थे, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया ना, उसमें क्या हो गया कि अब जो भी चीज होगी ना वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड के अकॉर्डिंग होगी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होगी। और ये जो आपने देखा होगा, जो हमारा एनसीएफ आता है, ठीक है, एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हमारा, जो डिजाइन किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये बच्चों को बताया जा सके, बच्चों का जो सिलेबस, जो करिकुलम है उसको डिफाइन किया जा सके कि भैया जो भी चीज होगी ना वो उसी के अंदर मेंशन है कि यार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो आज की एजुकेशन होगी विच इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होगी। आपने देखा होगा अभी प्राइवेट स्कूल की बुक उठा के देख लो तो 5th क्लास की बुक में ऐसा लगेगा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो 8th क्लास के बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा तो वो रटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने क्या किया कि भैया उन्होंने ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया कि बच्चे की क्लास के अंदर, क्लास का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में बच्चों की जो बुक है वो ऐसे डिजाइन करो जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व करो, वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या करो, मतलब कि कलरफुल बनाओ ताकि बच्चा उसे पढ़े, बोरिंग मत बनाओ, ठीक है। तो यही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यही सारी टर्म्स लेके आया, और ताकि बच्चा क्या करे, सीख सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक वो आएगा वो है असेसमेंट। ये सब मैंने आपको ये बताया था कि भाई
आपके जो ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन लाया गया वो बेसिकली लाया क्यों गया, ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया था कि पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत मोनोटोनस, बहुत रिजिड था। आपका एजुकेशन सिस्टम डायनामिक हो गया है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और नीड्स के और उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। इसलिए ये इवैल्यूएशन लाया गया ताकि बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके। ठीक है, अब ये असेसमेंट जो होता है, अब इसका पर्पस क्या था, ये जो इवैल्यूएशन, अब बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे पेपर्स में इवैल्यूएशन लिखा आता है, बहुत सारे बुक्स में पेपर्स में असेसमेंट लिखा आता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा जब ध्यान रखना जब भी असेसमेंट इवैल्यूएशन आए दोनों को बस एक नजरिए से देख के चलना है। ठीक है, अब जैसे कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन आया तो इसका पर्पस क्या था, पहले तो ये ध्यान रखो, ये जो नेगेटिव टर्म्स होती है ना, मैंने आपसे बोला ना कि अब क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा बच्चे के अंदर, ये इसका लाने का पर्पस ये था कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके। लेकिन आप ये याद रखना कि बच्चे की नेगेटिव जो टर्म्स है ना, नेगेटिव टर्म्स जो होती हैं, लाइक आप अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा ना, अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा किसी चीज के बारे में, तो आप उसकी नीड को फाइंड आउट करोगे, उसकी मदद करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये नहीं कहोगे, आप उसकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे। ठीक है, आप उसकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे, आप उसे सिग्रीगेट नहीं करोगे या सेपरेट नहीं करोगे एज अ स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर, एज अ स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। ठीक है, यानी आप उसकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे, उसको सेपरेट नहीं करोगे एज अ स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर। ठीक है, आप उसकी मतलब कि मिस्टेक्स हो गया, ठीक है, और उसकी गलतियों को फाइंड आउट नहीं करोगे, और एक चीज उसको सेपरेट नहीं करोगे। ठीक है, ये सब चीजें आप क्या करिए, नेगेटिव टर्म्स होती है बेसिकली, कि आप अगर बच्चे की मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहे हो, आप सिग्रीगेट कर रहे हो उसको एज अ स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर, बच्चा डिमोटिवेट होता है। आप इसको एक तरीके से पॉजिटिव टर्म में यूज करोगे कि अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा मिस्टेक एक नेगेटिव टर्म है, उसको क्या करोगे कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसको क्या हेल्प चाहिए, उसकी क्या नीड है। ठीक है, तो ये हेल्प और नीड से रिप्लेस करोगे, किसी की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, उसकी एरर को फाइंड आउट करना, उसको ग्रेड देना, उसको मार्क्स देना इज नॉट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन का पर्पस या असेसमेंट का पर्पस नहीं है। आपका पर्पस क्या है कि बच्चों को हेल्प प्रोवाइड की जा सके, बच्चों को नीड प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये चीज, ये जो नेगेटिव टर्म्स है कहीं भी पेपर में आए तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एक पॉजिटिव चीज से कि भाई उसको क्या हेल्प की जरूरत है, उसको क्या नीड की जरूरत है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर में एक चीज, सिंपल सी चीज आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट लाया गया उसका बेसिकली पर्पस क्या था। बेसिकली पर्पस तो ये था कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सके, बच्चे के लर्निंग गैप को खत्म किया जा सके। ठीक है, और बच्चों को ना इंटरेस्टिंग, मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ठीक है, इंजॉयबल बनाया जा सके, फ्रूटफुल बनाया जा सके, ये सब इसका पर्पस था। इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चों को मार्क्स दें, ठीक है, बच्चों को ग्रेडिंग दें, बच्चों को सेपरेट करें, सेपरेट यानी कि सिग्रीगेशन करें, ये सब अगर आप कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, और बच्चों की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। ठीक है, ये सब करना इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, तो अगर ये कहा जाएगा ऑप्शन में टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, बच्चों को सेपरेट करना है एज अ स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर में, या बच्चों को नीड प्रोवाइड करना, बच्चे की हेल्प करना। तो आपका आंसर क्या होगा, बच्चों की हेल्प प्रोवाइड करना, बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करना और बच्चे की नीड प्रोवाइड करना, बच्चे को जरूरत किस चीज की है, ये इसका पर्पस है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई आपकी। अब हम कहेंगे कि जो असेसमेंट है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये देखो, असेसमेंट भी लिखा आता है और इवैल्यूएशन भी लिखा आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी लिखा आता है। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट कह लो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, रिमेडियल इवैल्यूएशन। रिमेडियल इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, असेसमेंट भी कह सकते हैं।
अब पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। अब मैंने क्या बोला, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, समेटिव योगात्मक होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन और रिमीडियल निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल देखिए इवैल्यूएशन और असेसमेंट जो लाया गया था ना उसका पर्पस ये तो बिल्कुल नहीं था कि बच्चों की फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कीजिए या बच्चों के ऊपर बर्डन क्रिएट कीजिए। सबसे पहले मोटिव उनका ये था कि बच्चे के बर्डन को हटाया जाए। और बच्चे को बर्डन कब हटेगा, जब जो बच्चे का बर्डन कब हटेगा, जब उसकी क्लासरूम में जो भी जो पढ़ाया जाएगा वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होगा, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्लासरूम जो पढ़ाया जाएगा वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बर्डन बच्चे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता था कि ये जो होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है बिफोर द टॉपिक, ड्यूरिंग द टॉपिक या एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आप कभी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे असेसमेंट क्वेश्चन असेसमेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपसे पूछा असेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे बताया कि असेसमेंट ये होता है। तो मैंने आपसे ये पता करने की कोशिश की ना आपको इसके बारे में कितना पता है। तो असेसमेंट बेसिकली ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा तो आप अपनी लर्निंग जो मेथड जो आपकी टीचिंग स्किल्स है या टीचिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो आप टीचिंग जो भी मेथड अपना रहे हैं उसको चेंज करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता है, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बिफोर द टॉपिक, ड्यूरिंग द टॉपिक and at the end of the topic। ठीक है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात की है अभी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है बिफोर द टॉपिक, ड्यूरिंग द टॉपिक एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब देखिए आपने क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला कि इससे क्या हो सकती है कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, आप टीचर इंप्रूवमेंट करने के लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करती है ताकि वो अपनी लर्निंग को, जो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी इफेक्टिव बना सके। इफेक्टिव बनाएगी तो बच्चों के मैथड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और बच्चों में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस ही ये था बच्चे के लर्निंग गैप को खत्म किया जा सके। ठीक है, टू मिनिमाइज द लर्निंग गैप ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इसलिए ही किया जाता था। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा होगा, ठीक है, तो ये बिफोर द टॉपिक, ड्यूरिंग द टॉपिक और एट द एंड ऑफ द टॉपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जैसे कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, जैसे आपने अपने टीचिंग जो 2 ईयर डिप्लोमा किया उसमें आप लोग क्या करते थे, लेसन प्लान बनाते थे। ठीक है, लेसन प्लान आप बनाते थे ना, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आप लेसन प्लान बनाते थे। उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते थे कि ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे, उद्देश्य। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शेप्स के ऊपर आप बच्चों को चैप्टर कोई शेप पढ़ाने जा रहे हो, आप उससे पहले उसका लेसन प्लान बनाते हैं कि भैया जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले टीचर क्या बनाती है, लेसन प्लान बनाती है उसका। तो आप शेप्स पढ़ाने जा रहे हो तो आपने उसके लिए लेसन प्लान बनाया, और लेसन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, सबसे पहला जो वो होता है जब सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हो, ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हो। भाई जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, टीचर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक द चाइल्ड इज एबल टू, यानी कि जब मैं शेप चैप्टर बच्चे को करवा दूंगी तब बच्चा इस चीज के योग्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शेप चैप्टर आपने बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल में डिफ्रेंशिएट करने लग जाएगा। बच्चे को पता चल जाएगा स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है। बच्चा क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएगा, समझने लग जाएगा, अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में उसे रिलेट करने लग जाएगा, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको पता चल जाएगा जो रोटी होती है वो सर्कल शेप की होती है। ठीक है, जो स्टार होता है ना वो ट्राइंगल शेप का हो गया। यानी कि वो जो उसने सीखा है ना वो अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहा है, उसको रिलेट करने लग जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करने लग जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके उद्देश्य है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो असेसमेंट होता है ना, ये इसलिए नहीं होता कि भैया हमें ये पता चल सके कि भैया स्टूडेंट्स कैसा है, नहीं। असेसमेंट बेसिकली टीचर का होता है, जिसमें टीचर जो होती है ना